हाँ बेटे, क्या डाउट्स हैं? D1 लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी वाले सेक्शन से हमें डाउट है। कौन सा? D1। देखिए क्या है बच्चों, D1 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट 37 डिग्री सेल्सियस is mixed with 14 gram nitrogen at 27. 16 gram oxygen at 37 degree Celsius plus 14 gram nitrogen at 27 डिग्री सेल्सियस, है ना। अब हमें पता क्या करना है जी? फाइंड द फाइनल टेम्परेचर, बस। अरे यार, अच्छा फॉर्मूला छोड़ो। दो अलग अलग टेम्परेचर के ऑब्जेक्ट्स को जब मिक्स करते हैं तो क्या होता है? हीट एक्सचेंज होती है क्या? तो द एक्सचेंज हीट, है ना। कहां से कहां हीट फ्लो होती है? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे हीट फ्लो होती। तो यहां पे किधर से किधर हीट फ्लो होगी? फ्रॉम ऑक्सीजन टू नाइट्रोजन हीट फ्लो होगी, है ना। अच्छा, इनको हमने फिक्स्ड कंटेनर में रखा हुआ, तो इसका मतलब वर्क डन बाय देम विल बी 0। वर्क डन बाय देम विल बी, इसका मतलब जो हीट फ्लो होगा वो करस्पॉन्डिंग चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर ही होगा। तो हम क्या इक्वेशन लगाते हैं ऐसे केसेस में? इसने जितना हीट दिया, लो टेम्परेचर वाले ने उतना हीट लिया, और यहां पर हीट किसके बराबर हो जाएगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर, है ना। तो हम बेसिकली क्या लिख देंगे बच्चों? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, या सीधे सीधे आप ऐसे लिख दो कि डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ O2 इज इक्वल टू क्या बेटे? इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ N2। क्या ऐसा कर सकते हैं? डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ O2 इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ N2। बोलिए जी। तो क्या आ जाएगा? O2 का इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज, मान लेते। अच्छा, फाइनल टेम्परेचर सेम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक टेम्परेचर सेम नहीं होता तब तक हीट फ्लो होता रहेगा। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि फाइनल टेम्परेचर सेम हो जाना चाहिए जी? तो लेट द फाइनल टेम्परेचर बी T डिग्री सेल्सियस। तो क्या लिख देंगे? O2 का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है, 5/2। उसके नंबर ऑफ मोल्स 16 डिवाइडेड बाई 32। F/2 NR डेल्टा T फॉर्मूला लगाओ, तो F/2 NR
डेल्टा टी, डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी लिख रहे हैं तो डिक्रीज इन टेम्परेचर लिखना पड़ेगा। और डिक्रीज कैसे लिखते हैं? इनिशियल माइनस फाइनल। तो 37 माइनस टी इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज कैसे लिखेंगे? अगेन 5/2 n 14/28 f/2 n r डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब T-27। अभी इंक्रीज इन टेम्परेचर लिखना है ना बच्चों। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या होता है जी? फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो हमारे पास ये डिग्री ऑफ फ्रीडम भी सेम है, नंबर ऑफ मोल्स भी सेम है, आर तो सेम होता ही है, तो एग्जैक्टली मिड पॉइंट आ जाएगा टेम्परेचर। तो 37 + 27 इक्वल टू 2T। तो T की क्या वैल्यू आ जाएगी जी? 27 और 7 44 और 20 64, मतलब 32 डिग्री सेल्सियस, है ना? क्लोज कंटेनर है, आइसोकोरिक प्रोसेस है ना। अल्टीमेटली क्या है प्रोसेस? आइसोकोरिक प्रोसेस है। और बोलिए जी। D3 शो दैट द इंटरनल एनर्जी ऑफ एयर। अच्छा, ये वो कमरे वाला है क्या? दिन और रात वाला? ओके, देखो अच्छा सवाल है ना। क्या बोल रहे हैं कि दिन में टेम्परेचर ज्यादा होता है, रात में टेम्परेचर कम हो जाता है ना। लेकिन ये बोल रहे हैं कि इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता, देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, शो दैट देयर इज नो चेंज इन इंटरनल। अब आप सोचोगे सर टेम्परेचर कम हो गया तो इंटरनल एनर्जी तो कम हो जानी चाहिए, है ना। लेकिन इन्होंने एक क्लॉज और डाला हुआ है। क्या? कि खिड़कियां खुली रख रखी है, खिड़कियां खुली कर रखी है, और प्रेशर सेम होता है, दिन और रात में प्रेशर सेम होता है। तो आप रूम के अंदर अंदर जो गैस है उस पे पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाओ, प्रेशर सेम रहा, वॉल्यूम सेम रहा इक्वल टू एनआरटी। तो एनआरटी भी सेम रहना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर यदि कम हो गया तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएंगे, है ना। तो वॉल्यूम, रूम का वॉल्यूम तो जाने दो ना भाई, हम तो गैस, हम तो किसकी बात कर रहे हैं? रूम में जो एयर है उसकी इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? इंटरनल एनर्जी ऑफ एयर प्रेजेंट इन द रूम, उसी की बात कर रहे हैं। तो रूम का वॉल्यूम तो फिक्स। तो क्या होगा? क्योंकि टेम्परेचर कम हो गया लेकिन आपको प्रेशर को सेम मेंटेन करना है, वॉल्यूम को सेम रखना है, तो क्या होगा? और मोल्स बाहर से अंदर आ जाएंगे, सो दैट टेम्परेचर में हैव डिक्रीज्ड बट द वैल्यू ऑफ एनआरटी विल रिमेन सेम। और इंटरनल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? F/2 nRT। तो टेम्परेचर डिक्रीज हो गया लेकिन नंबर ऑफ मोल्स उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेंगे ही सही, क्योंकि एनआरटी को सेम रखना है। तो इंटरनल एनर्जी सेम रहेगी। ऐसा नहीं बोल सकते टेम्परेचर कम होने से कम हो जाएगी, हाँ। और बोलिए। E2 E3। अच्छा, देखो ये वाला क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको कैलकुलेट तो एरिया ही करना है बच्चों, है ना। लेकिन सिमिलर ट्राइंगल की मदद से आप दोनों के एरिया को कैलकुलेट कर सकते हो, सिमिलर ट्राइंगल की मदद से, है ना। जैसे देखो क्या है,
किसी बच्चे ने ग्रुप पे भी पूछा था ना अपन से। देखो ये रहा जी, 1 और 2 वाली जो प्रोसेस है वो कैसी है बच्चों? आइसोबारिक प्रोसेस है। और उसमें बेसिकली वॉल्यूम कहां से कहां तक चेंज हो रहा है? बिटवीन V1 एंड V2। और हम किधर जा रहे हैं? 2 से 1, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। फिर उसके बाद 1 से और 2 से हम बात करें तो ये ऐसा। ठीक है बच्चों। और यहाँ का प्रेशर हमें दिया हुआ है कितना? P0। इधर का टेम्परेचर प्रेशर दिया हुआ है P1। और इधर का प्रेशर दिया हुआ है क्या? P2। और हमें इनकी वैल्यूज भी दी हुई है। P0 दिया हुआ है 3 × 10⁵ पास्कल। P1 कितना दिया हुआ है बेटे? 10⁵ पास्कल। और P2 कितना दिया हुआ है जी? 4 × 10⁵ पास्कल। ऐसा P2 दिया है ना। अब देखो क्या है बच्चों, फाइंड वर्क डन बाय एन आइडियल गैस ड्यूरिंग द क्लोज साइकिल इतना। और V2 माइनस V1 की वैल्यू हमें दी हुई है कितना? 10 लीटर। अच्छा अब आप देखिए, ये दो अलग अलग ट्राइंगल की तरह से अपन इसको ट्रीट कर ले। जो नीचे वाला ट्राइंगल है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रेस आउट हो रहा है, और ऊपर वाला ट्राइंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रेस आउट आ रहा है। तो नीचे वाला एरिया पॉजिटिव वर्क डन बाय गैस होगा, और नीचे वाला एरिया का नेगेटिव करेंगे तो वर्क डन बाय गैस हमको मिलेगा। तो वर्क डन बाय गैस इन कंप्लीट साइकिल को क्या मैं A1 माइनस A2 ऐसा लिख सकता हूं क्या? है ना। और ऊपर वाला जो एरिया है क्या वो नीचे वाले एरिया का 1/4 ही होगा क्या? 1/4 क्यों होगा सर? देखो, क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है? तो एल्टीट्यूड का जो रेशो होगा वही साइड्स का भी रेशो होगा। रेशो ऑफ एल्टीट्यूड्स विल बी सेम एज रेशो ऑफ साइड्स। क्या ये बात पक्की है? अब व्हाट इज रेशो ऑफ एल्टीट्यूड्स? 3 - 1, ये 2 × 10⁵ और ये वाला 1 × 10⁵। तो रेशो ऑफ एल्टीट्यूड 2:1 है। तो रेशो ऑफ साइड्स भी 2:1 होगा। मैं कहने का मतलब अगर ये 10 लीटर है तो ये 5 लीटर ही बैठेगा। क्या भाई? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट भी ऊपर वाले का हाफ है नीचे वाले के कंपैरिजन में, बेस भी हाफ है, तो एरिया 1/4 हो जाए। तो ऊपर वाले का एरिया नीचे वाले का 1/4। तो क्या आ गया जी? 3A1/4। तो 3/4 ऑफ नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया, उसको क्या लिख दें? हाफ इंटू बेस
बेस इज 10 लीटर इंटू हाइट, हाइट कितना है बच्चों 2 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। अब देखो पास्कल तो ऐसा यूनिट है, लीटर कोई ऐसा यूनिट थोड़ी, तो उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 लीटर इज 10 रेज़ टू दी पावर -3 मीटर क्यूब। तो क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 3/4, 10 इंटू 10 की पावर -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 की पावर -2, और उसको 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 की पावर 3। तो ये वैल्यू आ जाएगी 3000/4, मतलब 750, क्यों बच्चों 750 जूल आ जाएगा। ये एसआई यूनिट में ये आंसर आ जाएगा जी बच्चों। वो साइड 3-4 वाले का लेंथ भी बताओ। 1 से 4 का वर्क कैसे निकालोगे, पूरा एरिया निकाल के क्या? आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ, पीवी ग्राफ ऐसा बनेगा क्या बेटे? नहीं ना, ओरिजिन ओरिजिन की बात छोड़ो, तो हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा भाई। ऐसा ग्राफ पीवी का होता तो हम कहते कि प्रोसेस कैसी है, दिस इज एन आइसोथर्म। इसमें तो आप देखो प्रेशर भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, प्रेशर भी बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़, प्रेशर और वॉल्यूम दोनों बढ़ेंगे तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा, ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना। और बोलिए जी। E4, E4 क्या है बच्चों? रियल गैस से वर्क डन पता लगाना है ना। आइसोथर्मल प्रोसेस है और वॉल्यूम को V1 से V2 हमने चेंज कर दिया। किसी से हुआ ये वाला? हो गया, गुड 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 गुड। देखो तरीका वही है, वर्क डन बाय गैस का क्या बेसिक फॉर्मूला होता है बच्चों? इंटीग्रल PdV, है ना। वर्क डन बाय गैस इज इंटीग्रल PdV। तो जो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन, जब हमने पिछली क्लास में आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन बाय गैस पता किया था, तो हमने प्रेशर को आइडियल गैस इक्वेशन की मदद से सब्स्टिट्यूट किया था। और अभी अपन क्या करेंगे, प्रेशर को रियल गैस इक्वेशन की टर्म्स में सब्स्टिट्यूट कर दें, है ना। तो क्या है, P प्लस एन स्क्वायर ए बाई वी स्क्वायर इंटू V माइनस एन बी इक्वल टू nRT। ये आपकी रियल गैस इक्वेशन। तो प्रेशर को हम ऐसे लिख दें nRT अपॉन V माइनस एन बी माइनस n स्क्वायर ए बाई वी स्क्वायर। हाँ, ये प्रेशर किसके टर्म्स में आ गया बेटे? वॉल्यूम के टर्म्स में, है ना, और टेम्परेचर के टर्म्स में। टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, T नॉट दिया हुआ, तो उसको हम तो क्या रख दे, T नॉट रख दे। वर्क डन बाय गैस को हम क्या लिख दें बच्चों? वर्क डन बाय गैस को लिख दें इंटीग्रल PdV, और प्रेशर की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो, ये पूरी nRT नॉट अपॉन V माइनस एन बी माइनस n स्क्वायर ए बाई वी स्क्वायर dV, और इसको V1 से V2 तक इंटीग्रेट कर देंगे। दो अलग अलग इंटीग्रेशन में इसको डिवाइड कर लो आप। इंटीग्रेशन nRT नॉट dV अपॉन V माइनस एन बी माइनस इंटीग्रेशन n स्क्वायर ए बाई वी स्क्वायर dV।
और आप v1 से v2 तक दोनों को इंटीग्रेट कर दो। तो क्या होगा बच्चों, जब हम पहली वाली टर्म को इंटीग्रेट करने जाएंगे, एन आर टी नॉट को इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं, इंटीग्रल dv अपॉन v माइनस एन बी करेंगे तो क्या ये ln ऑफ v माइनस एन बी ऐसा हो जाएगा। एंड सब्स्टिट्यूट लिमिट्स फ्रॉम v1 टू v2, माइनस एन स्क्वायर ए dv बाई वी स्क्वायर का क्या इंटीग्रेशन होगा, माइनस वन बाई वी की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, और अगेन सब्स्टिट्यूट लिमिट्स फ्रॉम v1 टू v2, तो ये आ जाएगा एन आर टी नॉट। जब हम अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो v2 माइनस एन बी माइनस ln ऑफ v1 माइनस एन बी माइनस, अच्छा ये माइनस साइन चाहे तो बाहर ले लें क्या, या मत लो, माइनस एन स्क्वायर है -1/v2 माइनस ऑफ -1/v1, तो 1/v1 माइनस 1/v2 ऐसा हो, है ना। माइनस साइन, वैसे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है कि, लेकिन माइनस साइन था तो लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट हो गया। बस आ गया ये वैल्यू। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, nRT नॉट v2 माइनस एनबी अपॉन v1 माइनस एनबी माइनस एन स्क्वायर ए इंटू 1/v1 माइनस 1/, हाँ बोलो बेटे। ये इंटीग्रेशन देखो, एक फॉर्मूला होता है ना इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन dx अपॉन x क्या होता है, ln x होता नहीं। अब उसकी जगह मान लो आपके पास लिखा हुआ है इंटीग्रेशन dx अपॉन a प्लस बी एक्स, मतलब x का ही कोई लीनियर एक्सप्रेशन, कोई फंक्शन लिखा हुआ है, लीनियर फंक्शन, वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, a प्लस बी एक्स को t मान लो आप, सब्स्टिट्यूशन, तो यहां से b dx इक्वल टू dt ऐसा आ जाएगा। तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dt अपॉन b, तो ये हो जाएगा 1/b को मैं बाहर ले लूं, dt अपॉन t, और dt अपॉन t का इंटीग्रेशन ln t, तो ये हो जाएगा 1/b नेचुरल लॉग ऑफ t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या a प्लस बी एक्स, तो ये हो जाएगा 1/b ln ऑफ a प्लस b। एक मिनट, हाँ बोलो बोलो। molecular mass को mass upon number of moles, the value is zero। नहीं, ये मास तो एक मॉलिक्यूल का दिया हुआ है ना बेटे, तो टोटल मास अगर गैस का होता कंटेनर के अंदर तो फिर ऐसा लिखते हैं अपन, है ना। on b log of a plus bx, हम्म, इस वाले इंटीग्रेशन में वो b का वैल्यू 1 ही है,
देखो यहां पर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dv अपॉन v माइनस एनबी। तो वेरिएबल आपका v है, तो v के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 1। यहाँ पे वेरिएबल था x, x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा था b। तो बेसिकली b की वैल्यू यहाँ पे हो गई 1, और जो a है ये पूरा का पूरा माइनस एन बी, है ना। मतलब आपको कैसे याद रखना है कि जैसे लीनियर फंक्शन है और x के साथ अगर कोई टर्म मल्टीप्लाई हो रही है तो उससे डिवाइड कर देंगे, है ना। जैसे अगर कोई हमसे पूछता इंटीग्रेशन ऑफ क्या 3 + 4x, ऐसा पूछता dx अपॉन 3 + 4x 1/4 ln ऑफ 3 + 4x, क्या ऐसा लिख देते 1/4 ln ऑफ 3 प्लस। या कोई हमसे पूछता इंटीग्रल dx अपॉन 2 - x माइनस ln ऑफ 2 माइनस, है ना। क्या चीज समझ में आ रही है? चलिए तो अब कर दे, इसे नोट कर लिया जी। प्रेशर और वॉल्यूम में कोई और रिलेशन भी अगर दिया जाए और उस प्रोसेस में वर्क डन पूछा जाए तो तरीका यही होगा, सब्स्टिट्यूट प्रेशर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू द गिवन रिलेशन, है ना। और फिर उसको सॉल्व करके अपन इंटीग्रेट करके पता लगा लेंगे। और बोलिए जी, E2 पार्ट 2 का E2, E3 ओके। कौन सा E3? पार्ट 1 का, पार्ट 2 का D3। अच्छा D3 क्या है? द क्वांटिटी 2U/FKT रिप्रेजेंट्स व्हाट। देखो U क्या है? इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। तो बेटे U का फॉर्मूला रखियो, 2U/FKT लिखा हुआ है ना। U का क्या फॉर्मूला होता है बोलो? F/2 nRT। तो लिख दें यहाँ पे F/2 nRT, और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है F/2 kT। तो F से F कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, T से T कैंसिल हो गया, क्या बच गया? ये nR/K। अच्छा K को R अपॉन एवोगैड्रो नंबर ऐसा लिखते हैं, तो R से R कैंसिल हो जाएगा और ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, तो क्या ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे देगा क्या? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर करेंगे तो क्या दे देगा? नंबर ऑफ मोल, है ना। ओके D1 में डाउट है। D1 क्या है बेटे? द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज रिटन एज E = 3/2 PV where E stands for। हाँ देखो PV को आप क्या लिख सकते हो? PV इज nRT, है ना। तो 3/2 nRT क्या होता है? किसी भी गैस सैंपल की मोनो एटॉमिक के लिए तो ये इंटरनल एनर्जी ही हो जाती है, लेकिन इन जनरल क्या ये सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है? 3/2 nRT किसी भी गैस सैंपल के लिए अगर बात करें तो क्या होती है? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी।
है ना। तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी, नो ए हो जाएगा एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक। जब भी फ्री है फिर वो उसका टोटल काइनेटिक एनर्जी भी हो जाएगा, लेकिन वो हाँ सबके लिए तो ट्रू नहीं है। क्या उसकी उसके लिए ये भी तो गलत नहीं होगा ना, उस गैस के लिए क्या ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी यही होगा। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज अ टर्म जो कि मोनोएटॉमिक के लिए भी यूज कर सकते हैं, डाई के लिए। तो दोनों टिक कर, दोनों, यस। E2, E2 से पहले तो और कोई डाउट नहीं बचा। देखो E2 में प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ दिया हुआ है ना, पीटी ग्राफ। क्या बोल रहे हैं, करस्पॉन्डिंग डेंसिटी वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ बनाओ, डेंसिटी वर्सेस वॉल्यूम। तो एक एक करके चलते हैं, है ना। ए से बी की बात करते हैं, ए से बी। ए से बी वाला प्रोसेस कैसा है बच्चों, आइसोथर्मल प्रोसेस है और प्रेशर बढ़ रहा है ना। ए से बी में क्या हो रहा है, ए से बी इज आइसोथर्मल एंड प्रेशर इज इंक्रीजिंग। इसका मतलब वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा ना, बोलिए। सॉरी, तो प्रेशर वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना। अच्छा, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। मास ऑफ गैस में तो कोई चेंज आएगा नहीं, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब डेंसिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी। क्यों जी, डेंसिटी की वैल्यू इसका मतलब इंक्रीज होगी जी, डेंसिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो ए से बी जा रहे हैं तो क्या होगा, डेंसिटी वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ आपको बनाना है, डेंसिटी वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ आपको बनाना है ना। और डेंसिटी और वॉल्यूम में रिलेशन क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो हाइपरबोलिक ग्राफ ही बनेगा। ग्राफ कैसा बनेगा, हाइपरबोला, x इंटू वाई इज कॉन्स्टेंट, और हाइपरबोला में क्या है, वॉल्यूम कम हो रहा है और डेंसिटी बढ़ रही है, तो क्या है, ये ऐसा ग्राफ बन, किधर से किधर तक का, ए से बी तक। क्यों जी, क्या ये बात समझ में आती है। फिर उसके बाद आ गए कहां पे, बी से सी में। अब बी से सी में क्या हो रहा है बेटे, पीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन से पास हो रहा है, मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का मतलब क्या है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का मतलब वॉल्यूम इज कांस्टेंट, और वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया जी, आइसोकोरिक प्रोसेस ना। अच्छा, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हो गया तो डेंसिटी भी कांस्टेंट हो गई, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हो गया तो डेंसिटी भी तो कांस्टेंट हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि बी और सी पूरा एक ही पॉइंट ऑन दिस कर्व हो जाए, ना वॉल्यूम बढ़ रहा है ना डेंसिटी बढ़ रही है, दोनों कांस्टेंट है। तो एक ही सिंगल पॉइंट पे रिप्रेजेंट, पूरा बीसी जो पार्ट है इट विल जस्ट बिकम अ सिंगल पॉइंट ऑन द डेंसिटी वॉल्यूम कर्व। फिर उसके बाद किधर गए जी, सी से डी आए। तो सी से डी में क्या हो गया बच्चों, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है और टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो इसका मतलब डेंसिटी अब क्या होगा, डिक्रीज होगी। तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी को डिक्रीज करा दें हम, यहीं से ग्राफ वापस लौट के आए। क्यों, और चलते चलते ग्राफ क्या वापस ए पॉइंट पे ही पहुंच जाएगा,
ए पे ही वापस पहुंच जाएगा। ए और डी, क्योंकि ए और डी क्या है, फिर से कांस्टेंट वॉल्यूम वाला है, तो ए और डी एक ही जगह पर कन्वर्ज होंगे, तो ये ग्राफ, तो ये आंसर आ जाए। चलो फिर से चल के उसी पाथ में है ना, क्योंकि रिलेशन तो वही है ना, डेंसिटी और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है, क्या यही रिलेशन है, पहले भी ये रिलेशन था, अभी भी ये रिलेशन है। ऐसा थोड़ी है कि अब कोई डेंसिटी एम मास अपॉन वॉल्यूम का स्क्वायर हो गया है, या मास अपॉन 2 टाइम्स वॉल्यूम हो गया है, ऐसा तो नहीं है ना। इसको साइक्लिक है, हाँ बिल्कुल बोल सकते। तो ऐसे मतलब अगर कोई भी दो का कांस्टेंट होगा तो ऐसा हाई हाइपरबोला, तुमने मैथ्स कोनिक सेक्शन में हाइपरबोला पढ़ा नहीं क्या? तो हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है, x इंटू वाई इज कांस्टेंट। अगर ऐसा है तो y वर्सेस x ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरह। वो मैथ्स में तुम इधर भी बना देते हो उसको, है ना, लेकिन हम तो क्या है, पॉजिटिव वैल्यूज से ही मतलब है, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, तो है ना, तो इसलिए सिर्फ यही बना पड़ा। अच्छा हाँ, मैथ्स में तुम हाइपरबोला की इक्वेशन ऐसा पढ़ते हो, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना, लेकिन ये इक्वेशन इसमें रिड्यूस हो जाती है, ये इक्वेशन जो है वो इसमें कन्वर्ट हो जाती है। उसमें आपको क्या है, देखो इसमें एक्सेस दूसरी होती है। इस वाली इक्वेशन का हाइपरबोला कैसा बनता है, इस इक्वेशन का हाइपरबोला ऐसा बनता है, यूं, है ना, या कभी ऐसा बन जाता है, डिपेंडिंग ऑन ए बड़ा है बी से या बी बड़ा है ए से। अब इसमें क्या है कि थोड़ा सा एक्सेस एक्सेस को रोटेट करना पड़ता है ना, एक्सेस के रोटेशन का कॉन्सेप्ट अगर अपन लगा दें, अगर मैं क्या करूं, ये ऐसे एक्स और वाई एक्सेस को रोटेट करना, इसको एक्स और वाई एक्सेस लेने की जगह इन दो लाइंस को एक्स और वाई एक्सेस ले लो, है ना, तो क्या है, वो इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। वो एक्सेस को रोटेट, रोटेशन ऑफ एक्सेस का भी एक कॉन्सेप्ट होता है ना, वो शायद अपने जेई के सिलेबस में मैथ्स में है नहीं, हो सकता है, क्योंकि जैसे थीटा एंगल से रोटेट कर देते हैं तो एक्स डैश को लिख लेते हैं एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, उसी तरह से वाई डैश को भी कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, तो वो जब अपन इसमें अप्लाई करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है ना। अच्छा मैं समझ गया, इसलिए तो मैं, देखो ये भी क्या है, ये भी हाइपरबोला की ही इक्वेशन, दिस इज ऑल्सो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। इसमें क्या है, जो एक्सिस है ना, देखो आप इसको ऐसे समझो ना, तो ये बना हुआ है ना, ट्राई एंड लुक एट इट लाइक ऐसे रोटेट करके इमेजिन करो, समझ लो, तो इसकी माइनर एक्सेस और मेजर एक्सेस ये 45 डिग्री वाली लाइन, है ना, ओके, और बोलिए जी। E4, E4 बताओ भाई। सर आपने कल ली थी। हाँ, ये इलिप्स वाला है ना बेटा, तो इसमें क्या करो आप, P1 माइनस P2 बाई 2 कर दो, तो वो माइनर एक्सेस के सेमी माइनर एक्सेस हो जाएगा, और V1 माइनस V2, V2 माइनस V1 बाई 2 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, सेमी मेजर एक्सेस, तो पाई इंटू सेमी माइनर एक्सेस इंटू सेमी मेजर एक्सेस। एरिया ऑफ इलिप्स का क्या फॉर्मूला होता है, पाई ए बी, जैसे ये इलिप्स है और ये लेंथ है पूरी 2a, लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस, और ये लेंथ है क्या 2b, लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस, तो एरिया हो जाएगा पाई ए, इसका आधा इस वाले का भी। सर्कल शेप सर्कल है तो फिर आज पर हम लोग एक बार प्रेशर वाले
को लेंगे और एक बार वॉल्यूम वाले जरूरत नहीं है तो दोनों भी सेम या फिर दोनों ही बस अगर सर्कल है तो सेम ही आएगा ना बेटे, अगर सर्कल है तो सेम आएगा, और अगर सेम नहीं है इसका मतलब सर्कल नहीं है। अरे नहीं मैग्नेटिक से ही हम डाल वो तो हमने लेंथ के हिसाब से किया ना भाई, वो तो क्या है ज्योमेट्रिकली आपने वैसे कैलकुलेट कर लिया है, वैसे तो आपको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। E6 क्या है? इन फिगर पीवी कर्व ऑफ एन आइडियल गैस इज गिवन ड्यूरिंग द प्रोसेस द क्यूमुलेटिव वर्क डन बाय द गैस। क्यूमुलेटिव मतलब टोटल वर्क डन बाय द गैस, है ना? तो टोटल वर्क डन बाय गैस तो इंक्रीज ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम तो एनीवेज इट इज एक्सपैंडिंग, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। तो क्या हो रहा है जी, मान लो जैसे आपने यहां से स्टार्ट किया, इस जगह तक गए, तो टोटल वर्क डन इतना हो गया। अब आपने डीवी वॉल्यूम और बढ़ाया, तो क्या होगा, कुछ वर्क ऐड ही होगा ना इसमें से। फिर डीवी और बढ़ाया तो क्या होगा, फिर कुछ ऐड हो जाएगा। पहले तक जितना हो रहा था उसमें जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है कुछ एक्स्ट्रा ही वर्क ऐड होता जा रहा है। हाँ, हाँ, अगर हमसे ये पूछते क्या कि वर्क डन पर यूनिट चेंज इन वॉल्यूम का क्या हो रहा है, तो वो क्या होता, शुरू में पहले इंक्रीज होता फिर डिक्रीज, है ना? डीवी डीवी वॉल्यूम में कितना वर्क हो रहा है। तो क्या हो रहा है, जैसे इस वाले, मतलब अगर हमसे क्या कर देते, इसको डीवी डीवी वॉल्यूम के सेक्शंस में अपन डिवाइड कर दें, तो शुरू में जब आपने डीवी वॉल्यूम बढ़ाया तो क्या हुआ, वर्क कितना हुआ। फिर इधर डीवी वॉल्यूम बढ़ाया तो वर्क कितना हो गया। फिर यहां डीवी वॉल्यूम बढ़ाया तो वर्क कितना हो गया। तो अगर मैं इन W1 W2 W3 को कंपेयर करूं तो क्या हो रहा है, जब तक ये ग्राफ बढ़ रहा है तब तक फॉर सक्सेसिव इंक्रीज इन वॉल्यूम वर्क डन जो है वो इंक्रीज हो रहा है। लेकिन क्यूमुलेटिव वर्क तो हमेशा ही इंक्रीज हो रहा है ना। क्यूमुलेटिव वर्क तो कब डिक्रीज होता कि गैस एक्सपैंड होते होते बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना चालू होगी, तो फिर हम बोलते हैं कि क्या हो रहा है जी, वर्क अब क्यूमुलेटिव वर्क डिक्रीज होना चालू हो गया। अगर वॉल्यूम लगातार बढ़ ही रहा, नहीं तो अगर सक्सेसिव पूछते तो बट हर बार वो ऐड तो हो ही रहा है ना एरिया, तो फिर वो पहले नहीं, सक्सेसिव मतलब सिर्फ डीवी डीवी को कंपेयर करना, पहले डीवी में कितना वर्क हुआ, अगले डीवी में कितना वर्क हुआ, अगले डीवी, मतलब इंडिविजुअल डीवी एरिया, इंडिविजुअल डीवी के वर्क को अगर कंपेयर करना पूछते तो फिर हम लिखते हैं इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीज, है ना? अरे आज ऑनलाइन वाले बच्चों की कुछ आवाज नहीं आ रही है, सुनाई दे रहा है ना तुमको? यस सर। यस सर। होमवर्क करके आए ना भाई, दो कारण हो सकते हैं, एक ये भी हो सकता है होमवर्क नहीं करके आए। नहीं सर, होमवर्क किया है। गुड। और बोलिए जी, E7 क्या है बच्चों, डेल्टा W1 डेल्टा WPD वर्क डन बाय द गैस इन द प्रोसेस A and B respectively, then given change in volume is same in both the process, दोनों प्रोसेस में वॉल्यूम में चेंज सेम है बच्चों। वर्क डन सेम हो रहा है। आइसोबारिक प्रोसेस है क्या, दोनों आइसोबारिक प्रोसेस है, तो वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है, P डेल्टा V। डेल्टा V तो सेम है लेकिन जिसमें प्रेशर ज्यादा हुआ है उसमें वर्क ज्यादा होगा ना।
डेल्टा टी। लेकिन वो डेल्टा टी पता नहीं हमको किसका ज्यादा है। दिख रहा है? नहीं, दिखने पे मत जाओ तुम। नहीं, पी डेल्टा वी, इस डेल्टा वी के बारे में उन्होंने हमें अश्योर कर रखा है भैया, क्या है, दोनों का सेम है। और प्रेशर तो डेफिनेटली ऊपर वाले का ज्यादा ही है ना, तो ऊपर वाले का वर्क भी ज्यादा। ठीक है, और बोलिए। बस अभी आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्यों नहीं डिपेंड करेगा यार, ज्यादा प्रेशर। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वॉल्यूम में चेंज सेम आया, इसका मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट सेम हुआ। प्रेशर ज्यादा लगाओगे तो फोर्स ज्यादा लगेगा, फोर्स ज्यादा लगाओगे तो वर्क ज्यादा होगा ही भाई। क्यों? इसमें तो बिल्कुल कंफ्यूजन की बात ही नहीं। अब आगे बढ़ते हैं जी। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था बच्चों? एफिशिएंसी, है ना। एफिशिएंसी ऑफ साइक्लिक प्रोसेस हमने कैलकुलेट किया था। मैं एक प्रोसेस और देता हूं, उसकी फटाफट से एफिशिएंसी आप लोग कैलकुलेट करो। देखो क्या होता है एफिशिएंसी का फॉर्मूला, कौन बताएगा मेरे को? 1 माइनस और क्यू सप्लाई माइनस 1 माइनस दो minus फॉर्मूले T2 बेसिकली हमने देखे थे। क्या क्या फॉर्मूले हैं? एफिशिएंसी के दो cyclic फॉर्मूले work हमने done देखे। upon cyclic work done वर्क plus डन Q1 अपॉन plus Q2. हीट सप्लाई, है ना। और दूसरा क्या फॉर्मूला था जी? 1 माइनस हीट रिलीज्ड अपॉन हीट सप्लाई। इनमें से किसी भी एक फॉर्मूले से आप एफिशिएंसी ऑफ ए प्रोसेस कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। मान लो हमसे कहा जाएगी क्या, एक ऐसा सिंपल सा प्रोसेस मैंने ले लिया, पीवी ग्राफ उसका दिया हुआ है। ए का प्रेशर है पी नॉट और ए पे वॉल्यूम है वी नॉट। बी का प्रेशर है 2 पी नॉट और यहां का वॉल्यूम है 2 वी नॉट। और क्या है? मोनोएटॉमिक गैस है। आइडियल मोनोएटॉमिक गैस अंडरगोज अ प्रोसेस एज शोन। Calculate work done, calculate efficiency of the process. Calculate efficiency of the process. करो, आपको करना। आज होमवर्क की कॉपी भी लेके आए हो ना बच्चे? नहीं लाए? ओके।
कोई बात नहीं, हम ऐसे ही टेस्ट ले लेंगे एक, है ना, क्लास के बाद कि सेक्शन ई तक के मैं रैंडमली क्वेश्चन पूछ लूंगा, जो जिसको आते जाएंगे वो घर जाता जाए, जिसको नहीं आते जाएंगे वो इधर रुकता जाए। बेटे तुम्हारा क्या नाम है? सर हम हाँ बेटे तुम्हारा क्या नाम है? ईशान। हाँ जी बोलिए। नहीं, वर्क डन सही लिखा है तुमने। हाँ, हीट सप्लाइड को कैलकुलेट करो ठीक से। पहले आइडेंटिफाई करो किस किस पार्ट में हीट सप्लाई हो रही है, किस पार्ट में हीट रिलीज हो रही है ना। वर्क डन तो सही लिखा है, हीट सप्लाइड नहीं लिखा है सही से, ठीक है। तो पहले आप देखो बेटे, ए से बी में हीट सप्लाई हो रही है क्या, बी से सी में हो रही है क्या, सी से डी में हो रही है क्या, डी से ए में हो रही है क्या, है ना। क्या फॉर्मूला होता है बेटे एफिशिएंसी का? वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। अच्छा, अगर मैं सिंपली आपसे ये कुछ पूछूं, एक एक करके आप तो सब में हीट सप्लाई लिख लो ना। ए से देखो, वर्क डन में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। वर्क डन तो क्या होता है, एरिया बाउंडेड बाय द साइक्लिक प्रोसेस, तो वो तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर हो जाएगा, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो वो आ जाएगा पी नॉट वी नॉट, है ना। अब हीट सप्लाई की बात है, तो ए से बी में जब आप जा रहे हो तो कितना हीट सिस्टम को मिल रहा है। आइसोकोरिक प्रोसेस है तो F/2 NR डेल्टा टी से लिख देंगे, F/2 NR डेल्टा टी। अब NR डेल्टा टी को क्या लिखोगे, P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल। क्यों बेटे? क्योंकि हमें देखो टेम्परेचर के बारे में जानकारी नहीं दी गई है, इसलिए हमें प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में ही कन्वर्ट करने पड़ेंगे फॉर्मूले। तो NR डेल्टा टी, NR T फाइनल माइनस NR T इनिशियल, यही तो लिखा होगा। NR T फाइनल को क्या लिख दिया, P फाइनल V फाइनल। NR T इनिशियल को क्या लिख दिया, P इनिशियल V इनिशियल। तो आपके पास आ जाएगा नहीं 3/2। ए से बी वाली प्रोसेस का फाइनल प्रेशर क्या है, 2P0, और फाइनल वॉल्यूम तो V0 ही है। इनिशियल प्रेशर P0, वॉल्यूम V0, तो क्या हो जाएगा जी, ये 3/2 P0 V0 आ जाएगा। ए बी प्रोसेस में जो हीट सप्लाई होगा वो कितना हो जाएगा, 3/2 P0 V0। बोलिए, क्या ये बात समझ आती है? 3/2 P0 V0।
फिर उसके बाद बी से सी वाली प्रोसेस में आते हैं। बी से सी वाली प्रोसेस की अगर बात करेंगे, हीट सप्लाइड का क्या फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों? बी से सी वाली प्रोसेस कैसी है? आइसोबारिक प्रोसेस। तो आइसोबारिक में हीट सप्लाई का क्या फॉर्मूला होता है? F/2 + 1 × nR डेल्टा टी होता है। आइसोबारिक प्रोसेस में हीट सप्लाई का क्या फॉर्मूला होता है? 2/9 नहीं, क्या आइसोबारिक प्रोसेस में ये फॉर्मूला होता है जी? तो क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से देखना, 3/2 + 1 nR डेल्टा टी को फिर से लिख दूंगा क्या? P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल। तो यहां आ जाएगा 5/2। फाइनल प्रेशर को क्या लिखोगे जी? C पॉइंट का प्रेशर 2P0 और C पॉइंट का वॉल्यूम 2V0 माइनस इनिशियल प्रेशर 2P0, इनिशियल वॉल्यूम V0, है ना? B से C वाली प्रोसेस है ना, तो फाइनल प्रेशर मतलब कितना प्रेशर हो गया? 2P0। फाइनल वॉल्यूम मतलब कितना वॉल्यूम हो गया? 2V0। इनिशियल प्रेशर मतलब कितना प्रेशर? 2P0। इनिशियल वॉल्यूम मतलब कितना वॉल्यूम? V0। तो क्या हो जाएगा? 4P0 V0 माइनस 2P0 V0। तो 2P0 V0, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया जी? 5P0, है ना? अब उसके बाद जब आप C से D में जाओगे तो क्या डेल्टा क्यू नेगेटिव आ जाएगा? इसका मतलब देखो, हीट जो है वो यहां पे सप्लाई हुआ है, इधर भी सप्लाई हुआ है, और इन दोनों प्रोसेसेस से हीट रिलीज हुई है ना। क्यों? देखो सी से डी में आप देखो, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन 0, प्रेशर कम हो गया तो टेम्परेचर भी कम हो गया, यानी इंटरनल एनर्जी में चेंज नेगेटिव। डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, वर्क डन 0, इंटरनल एनर्जी में चेंज नेगेटिव, तो डेल्टा क्यू भी नेगेटिव। डी से ए में देखो, वॉल्यूम कम हो रहा है तो वर्क डन इज नेगेटिव, और प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कम हो रहा है तो टेम्परेचर भी कम हो रहा है। प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम कम हो गया तो टेम्परेचर भी कम हो गया, मतलब इंटरनल एनर्जी में चेंज भी नेगेटिव है, वर्क डन भी नेगेटिव, इंटरनल एनर्जी में चेंज भी नेगेटिव। इसका मतलब डेल्टा क्यू भी नेगेटिव हो गया। तो सीडी और डीए में तो क्या होगा? हीट रिलीज हो रही होगी। डी से ए वाले में भी क्या हो रहा होगा बेटा? हीट रिलीज हो रही है। तो इनको काउंट करने की जरूरत ही नहीं है हमको। हाँ बोलो, किसमें किसमें किसमें? बी टू सी में निकाल सकते हो, आपको डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू दोनों करना पड़ेगा, तो उससे यही आएगा। वर्क डन जब आप निकालोगे तो क्या आएगा? पी डेल्टा वी, तो प्रेशर को लिखोगे 2P0 इंटू डेल्टा वी, तो 2V0 माइनस V0, यानी क्या आ गया? 2P0 V0 प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी में निकालना पड़ेगा ना। चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे निकालोगे? 3/2 nR डेल्टा टी, तो nR डेल्टा टी मतलब वही P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल, तो वो दोनों को जोड़ते हैं तभी तो ये फॉर्मूला आता है ना। ये एक तरीके से दो टर्म का एडिशन ही तो है, F/2 nR डेल्टा टी प्लस nR डेल्टा टी, तो उसी को तो कंबाइन करके हम आइसोबारिक प्रोसेस में हीट सप्लाई को क्या लिखते हैं? F/2 + 1 nR डेल्टा, है ना। आइसोबारिक और आइसोकोरिक के बारे में मैंने समझाया था ना। एक में तो ये है कि कुर्सी से बांध के पीटना, और ये कि बिल्कुल दौड़ा दौड़ा के, तो ये कौन सा है? दौड़ा दौड़ा के पीटने वाला मामला है। तो इसमें क्या है? ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ती है, F/2 + 1 nR डेल्टा टी। तो ये ऐसा, तो
ये इस तरह का है, तो इसको तो लेने की जरूरत नहीं है अपने। तो टोटल हीट सप्लाइड कितना हो गया जी? हीट सप्लाइड हो गया 2/13 फाइनल आंसर आना चाहिए। हाँ, हीट सप्लाइड कितना आ गया? हीट सप्लाइड हो गया जी क्या? 3/2 P0 V0 प्लस कितना? 5 P0। 5 2 जा 10, 10 और 3 13, तो 13 P0 V0 बाई 2, ये हीट सप्लाइड। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी बच्चों? P0 V0 वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड 13/2 P0 V0, तो दैट इज 2/13। या एफिशिएंसी इन परसेंटेज अगर पता करना है तो वो कितना हो जाएगा बच्चों? 200/13%, है ना? तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आता है? अप्रोक्सीमेटली कितना? 15.4% ऐसा हो, है ना? इतना एफिशिएंसी इसका आएगा। सर एफिशिएंसी का कोई यूनिट नहीं है, कोई यूनिट नहीं है ना efficiency। जूल अपॉन जूल है ना, वर्क डन की यूनिट जूल, हीट सप्लाई की यूनिट अब देखो क्या है बच्चों कि एक स्पेशल टाइप की साइक्लिक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं कार्नोट साइकिल। और कार्नोट साइकिल क्या होता है, उसमें एफिशिएंसी कितनी आती है, और क्यों कार्नोट साइकिल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो उसके बारे में अपन बात करते हैं, है ना? हम बात करते हैं क्या? कार्नोट साइकिल। देखो जनरली तो क्या होता है कि जो इन्वेंशन का जो फ्लो होता है वो कैसा होता है? साइंस पहले आकर के कोई थ्योरी देती है और फिर उसके ऊपर से क्या होता है, इंजीनियर्स या जो टेक्नोक्रेट्स होते हैं वो आकर के कुछ उस पर अपना थ्योरी पे बेस्ड कुछ डिवाइस बनाते हैं, कुछ एपरेटस बनाते हैं। लेकिन कुछ इंस्टेंसेस ऐसे हैं, मतलब साइंटिस्ट और इंजीनियर, साइंटिस्ट जनरली रिसर्च करते हैं, नई थ्योरी देते हैं, देन इंजीनियर्स उसके बेसिस पर कोई यूजफुल डिवाइस बनाते हैं। लेकिन कुछ इंस्टेंसेस ऐसे हैं जिसमें कि क्या है, एक इंजीनियर ने बताया साइंटिस्ट को कि भैया देखो ये आपकी थ्योरी ऐसी होनी चाहिए, एंड दिस इज वन ऑफ दोज इंस्टेंसेस। अदर इंस्टेंसेस जो है वो एक थ्योरम आती है आगे कम्युनिकेशन सिस्टम में जिसको बोलते हैं शैनन्स थ्योरम। तो देखो कार्नोट साइकिल क्या है। कार्नोट साहब एक इंजीनियर, और उन्होंने क्या किया, एक ऐसा साइक्लिक प्रोसेस उन्होंने बनाया जिसकी एफिशिएंसी जो है वो बहुत अच्छी थी, इनफैक्ट बेस्ट, है ना? क्यों बेस्ट थी, इसका जब लोग कारण ढूंढने लगे तो उनको क्या है, एक नया लॉ मिल गया विच इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उन्होंने कहा कि अरे यार ये तो मतलब बहुत मार्वलस इन्वेंशन हो गई। तो क्या है कार्नोट साइकिल, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो कार्नोट साइकिल जो है वो एक ऐसा साइक्लिक प्रोसेस है विच कंसिस्ट ऑफ एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल प्रोसेसेस। एडियाबैटिक और आइसोथर्मल प्रोसेसेस से मिलके ये बना हुआ होता है। गैस को हमने किसी एक कंडीशन से चालू किया ए, और हमने क्या किया, उसको आइसोथर्मली एक्सपैंड किया।
फिर उसके बाद हमने एडियाबैटिकली एक्सपैंड किया, फिर वापस आइसोथर्मली एक्सपैंड किया, और फिर वापस एडियाबैटिकली कंप्रेस किया। दिस इज आइसोथर्मल। और ये क्या है? आइसोथर्मल एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, है ना? अच्छा, आइसोथर्मल अगर है तो क्या पूरी में टेम्परेचर सेम रहेगा? है ना? तो मान लेते हैं ए पे टेम्परेचर T1 था, तो बी पर भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा? T1, है ना? एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में अभी अपन ने बात नहीं करी है ना, आइसोथर्मल प्रोसेस का। तो पहले हम एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। देखो, एडियाबैटिक प्रोसेसेस क्या होती है? एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है? ऐसी प्रोसेस इनमें हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स इज जीरो, नो हीट एक्सचेंज टेक्स प्लेस नो हीट एक्सचेंज टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो उस प्रोसेस को क्या क्या कहेंगे बच्चों? एडियाबैटिक प्रोसेस, है ना? अब देखो, जैसे हाउ डज इट लुक लाइक फिजिकली, मतलब क्या है? आपने क्या किया, एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर को फिटेड विद अ मूवेबल पिस्टन, उसके अंदर क्या है? कोई गैस फिल किया हुआ है हमने, और ये जो मेरा कंटेनर है ये क्या है? नॉन कंडक्टिंग। और पिस्टन भी कैसा है? नॉन कंडक्टिंग, है ना? और आप मान लो क्या करते हो, इसको कंप्रेस कर रहे हो, मान लो धीरे धीरे इसको क्या कर रहे हो? कंप्रेस करते जा रहे हो। तो क्या कोई हीट सप्लाई हो रही है क्या गैस? है ना? लेकिन क्या मैकेनिकल वर्क ऑन द गैस हो रहा है? या यूं कहें, वर्क डन बाय द गैस इज नेगेटिव, है ना? अब आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाओगे, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, तो डेल्टा क्यू इज जीरो, इसका मतलब डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू इज जीरो, है ना? एंड डब्ल्यू बाय गैस इज नेगेटिव, तो डेल्टा यू पॉजिटिव आ जाना चाहिए। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी गैस की। और वो बात है भी सही भाई, हमने छोड़ा हुआ है इंटरनल एनर्जी बढ़ाने दो तरीके होते हैं, या तो हीट सप्लाई कर दो या वर्क कर दो। हीट सप्लाई हो नहीं रहा, लेकिन गैस पे हमने वर्क कर दिया, तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगी। तो एडियाबैटिक कंप्रेशन अगर होता है, एडियाबैटिकली अगर आप गैस को क्या कर रहे हो? कंप्रेस कर रहे हो, तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और इसका उल्टा कब होगा? जब हम एडियाबैटिकली इसको एक्सपैंड करने लगे, तो क्या होगा? टेम्परेचर कम हो जाए। इन एडियाबैटिक कंप्रेशन temperature of gas increases, and in adiabatic expansion
टेम्परेचर ऑफ गैस क्या होता है, डिक्रीजेस। In adiabatic compression, temperature of gas increases. In adiabatic expansion, temperature of gas decreases. क्या ये बात समझ में आती है जी? यस सर। बोलिए, क्या बात समझ आती है? ओके, अब देखो क्या है, हम क्या करते हैं, ये एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन पता लगाते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस की क्या पता लगाते हैं बच्चों, इक्वेशन। तो क्या हम ऐसा लिख, भाई ये तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन कितना हो जाएगा। मान लो आपने क्या कर दिया, वॉल्यूम को हाफ कर दिया, तो टेम्परेचर कितना बढ़ जाएगा जी, और प्रेशर का क्या होगा, क्या प्रेशर भी बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा, बताना पड़ेगा ना। तो ये सारी चीजें भी अपन पता लगाना चाहते हैं। जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस में अपने को पता है भाई, वॉल्यूम अगर आपने हाफ कर दिया तो क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो प्रेशर एग्जैक्टली ट्वाइस हो जाता है। एडियाबैटिक में क्या होता है, तो पता लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें प्रोसेस इक्वेशन की जरूरत। ध्यान दो, अभी तक जितनी भी अपन ने प्रोसेसेस पढ़ी है, यही फ्लो रहता था हमारा, प्रोसेस इक्वेशन पता लगा। आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर दुगना हो गया तो प्रेशर भी दुगना हो। आइसोबारिक प्रोसेस, प्रेशर इज कांस्टेंट, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम दुगना हो गया, टेम्परेचर भी दुगना हो गया। आइसोथर्मल, ये सब में आपने पता लगाया, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम दुगना प्रेशर हाफ। बताएंगे जब तक प्रोसेस इक्वेशन नहीं आई ग्राफ, है ना। तो देखो कैसे करें, dq को क्या हम लिख दें, du प्लस dw। छोटे से चेंज के लिए इक्वेशन लगा दिया ना, dq इक्वल टू du प्लस dw। स्मॉल चेंज हुआ, थोड़ा सा वर्क वगैरह हुआ, dq 0, du को क्या f/2 nr dt ऐसा लिख दें क्या, और dw को pdv लिख दें। इसका मतलब माइनस pdv किसके बराबर आ गया, f/2 nr dt के। तो nr dt को कितना लिख देंगे जी, -2/f टाइम्स pdv, क्या ऐसा लिख सकते हैं। nr dt को क्या लिख देंगे, -2/f टाइम्स pdv। ये कितना हो जाएगा, nr dt के बराबर ये वैल्यू आ जाएगी। बोलिए। अच्छा, अब और क्या हम कर सकते हैं, देखिए हमें क्या ये तो पता ही है, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, ये तो हर आइडियल गैस के लिए लिख सकते हैं। क्यों, तो इस इक्वेशन को डिफरेंशियल ले लो यार। तो पीडीवी प्लस वीडीपी इज इट इक्वल टू एनआर डीटी। पीडीवी प्लस वीडीपी इक्वल टू कितना, एनआर डीटी। तो कैन आई सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एनआर डीटी, यहां से मैं इधर सब्स्टिट्यूट कर दूं। तो एनआर डीटी की जगह क्या लिख देता हूं जी, एनआर डीटी की जगह लिख देता हूं -2/f टाइम्स पी डी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, vdp इज इक्वल टू माइनस टाइम्स 1 + 2/f टाइम्स पी डी। ये आ गया। हमने क्या किया, vdp को इधर रहने दिया, pdv को आरएसएस में।
माइनस पी डीवी हो गया, माइनस साइन कॉमन ले गए। 1 + 2/f क्या होता है? गामा। सीपी और सीवी का रेशो, सीपी होता है f/2 + 1 × r और सीवी होता है f/2 × r। तो ये 1 + 2/f आ जाता है। इसको गामा नाम दिया था हम लोगों ने। इसको हमने क्या नाम दिया था? गामा। तो VDP किसके बराबर आ गया जी? माइनस गामा टाइम्स PdV। अब इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख लें, dP/P इज इक्वल टू माइनस गामा टाइम्स dV/V, है ना? और इंटीग्रेट कर दें, क्योंकि अल्टीमेटली हमें तो रिलेशन P और V में चाहिए ना, dP dV में थोड़ी। इंटीग्रेट कर दो P इनिशियल से P फाइनल तक, इसको इंटीग्रेट कर दो करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम्स V इनिशियल से V फाइनल तक, तो आ जाएगा ln ऑफ P फाइनल बाई P इनिशियल इक्वल टू माइनस गामा टाइम्स ln ऑफ V फाइनल बाई V इनिशियल। क्या ऐसी वैल्यू आ जाएगी जी? या आपके पास क्या आ जाएगा? ln ऑफ P फाइनल बाई P इनिशियल इक्वल टू ln ऑफ V इनिशियल बाई V फाइनल की पावर गामा। देखो यहां तक नोट करो, संतुष्टि करो। हाँ जी बच्चों, क्या ये बात समझ में आ गई जी? अब दोनों तरफ एंटी लॉग ले लें हम, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लें तो क्या हो जाएगा? ln ln कट रहे, P फाइनल बाई P इनिशियल इक्वल टू V इनिशियल बाई V फाइनल की पावर गामा। तो क्या हो जाएगा? P फाइनल V फाइनल की पावर गामा इक्वल टू P इनिशियल V इनिशियल की पावर, है ना? ये जो है ये हमारी प्रोसेस इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस आ गई। क्या लिखेंगे? PV की पावर गामा इज कांस्टेंट। PV की पावर गामा इज कांस्टेंट। बेटे उल्टा कैसे हो गया? वो माइनस साइन, देखो क्या होता है, लॉग के साथ अगर कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो उसको एक्सपोनेंट में चढ़ा देते हैं, तो एक्सपोनेंट में माइनस गामा आना चाहिए, लेकिन वो माइनस से मैंने इसको रेसिप्रोकेट कर दिया, है ना? x की पावर -1 को 1/x लिख सकते हैं ना? तो v फाइनल भाई ऐसा है, क्या आना चाहिए था? मैं एक स्टेप बीच में लिखने का मैं लालच कर, ऐसा लिख सकते हैं। इसको आप ऐसे लिख लो, v फाइनल बाई v इनिशियल की पावर -1 और फिर उस पूरे की पावर। अब इसकी पावर -1 करोगे तो क्या हो जाएगा? v इनिशियल बाई v फाइनल की पावर, है ना? तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, PV की पावर गामा इज कांस्टेंट। ये क्या है? प्रोसेस इक्वेशन ऑफ एडिया
बैटिक इक्वेशन, है ना। लेकिन देखो यहां पे गामा की वैल्यू अलग अलग होगी, मोनोएटॉमिक गैस है तो उसके लिए क्या बन जाएगी, पीवी की पावर 5/3 इज कांस्टेंट। डाई एटॉमिक गैस है तो पीवी की पावर 7/5 इज कांस्टेंट। पॉली एटॉमिक गैस है तो पीवी की पावर 4/3 इज कांस्टेंट, है ना। ये क्या है, मोनोएटॉमिक। अगर मतलब बिना हीट दिए सिर्फ वर्क ही वर्क से आप एक्सपैंड या कंप्रेस कर रहे हो तो प्रेशर और वॉल्यूम में ये रिलेशन आएगा, है ना। हीलियम, आर्गन, नियॉन, उनके लिए ये लगेगा, H2O2 N2 के लिए ये इक्वेशन लगेगी, अमोनिया, मीथेन, उनके लिए दूसरी लगेगी। क्या ये चीज समझ आ रही, ये होती है क्या, एडियाबैटिक इक्वेशन। ठीक है, ब्रेक लें और फिर उसके बाद इसको आगे बढ़ाएंगे, है ना। चलिए जी, सर कब तक है? सर 1 मिनट, सर 1 मिनट, सर 1 मिनट, सर 1 मिनट। हाँ 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 हाँ, एक मिनट नोट कर लो आराम से। फिफ्टीन मिनट्स के बाद मिलेंगे, है ना। अभी नहीं, ऐसे ही मतलब मैं टेस्ट, मतलब मैं क्या है, डन ऐसे सर। रैंडमली क्वेश्चन हो गया बच्चों। हाँ सर। यस सर। ओके, हाँ शीट से ही लेंगे, लेकिन क्या है थोड़ा सा मतलब वाइवा टाइप का होगा, ओरल